ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद कॉस्ट एंड रेवेन्यूज। अच्छा, जब हम कॉस्ट एंड रेवेन्यूज की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम जितनी भी बात करेंगे ना वो कॉस्ट के बारे में करेंगे, क्योंकि इसके बहुत क्वेश्चन जो है वो पेपर में आने लगे हैं। पहले ये टॉपिक्स इतने टेस्ट नहीं हुआ करते थे। अब देखो, जब हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं ना, तो टोटल कॉस्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है टीसी। और टोटल कॉस्ट के अंदर जो है वो दो तरह की कॉस्ट आती है। पहली कॉस्ट आपकी होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको टीएफसी कहते हैं। और दूसरी जो आपके पास यहाँ पर कॉस्ट आती है वो आती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सही है। तो एक तरफ हमारे पास जो है वो टोटल फिक्स कॉस्ट है, दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या होता है, टीवीसी। सही है। टीवीसी का मतलब क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, फिर एक और चीज यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। देखो, जब हम टोटल फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो टोटल फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फिक्स रहती है ओनली इन द शॉर्ट रन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वो कॉस्ट होती है जो कि फिक्स्ड रहती है ओनली इन द शॉर्ट रन। तो ये आपको पता होना चाहिए, गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये फिक्स्ड रहती है। और इसके फिक्स रहने का मतलब क्या है, कि फिक्स रहने का मतलब ये होता है कि ये वो कॉस्ट है जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती। अगर आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा दो, आप अपनी प्रोडक्शन को गिरा दो, या आप अपनी प्रोडक्शन को जीरो कर दो, ये वो कॉस्ट है जो आपको किसी हाल में देनी ही देनी है। इसमें कोई प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है, आउटपुट के साथ कोई रिलेशन नहीं है इसका। तो रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस पेमेंट्स, ये सारी जो आपकी पेमेंट्स हैं, ये फिक्स कॉस्ट होती है। सही है। तो जब आप इसको पेपर में ग्राफिकली बनाओगे तो वाई एक्सिस पे लिखोगे कॉस्ट, एक्स एक्सिस पे लिखोगे क्वांटिटी, या अगर आपको क्वांटिटी नहीं लिखना तो आप आउटपुट भी लिख सकते हो, क्योंकि हम जो है वो यहाँ पर प्रोडक्शन की बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपने फिर लिख दिया जीरो। इस जीरो का मतलब क्या होता है, ये जीरो जो है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है किस चीज को, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट को। कि एक बिजनेस अगर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट बनाएगा तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल $50 की टोटल फिक्स कॉस्ट है, तो अगर आउटपुट जीरो होगा फिर भी $50 भरने हैं, आउटपुट बढ़ेगा फिर भी $50 बढ़ने हैं, और आउटपुट कम होगा फिर भी $50 बढ़ने हैं। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमें इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि भाई इसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होती है, आउटपुट पे डिपेंडेंट नहीं होती। क्लियर है ये चीज। जब हम यहाँ पर अब बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या सीन है भाई। जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो ये वो कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज होती है। भाई प्रोडक्शन ज्यादा करेगा तो ज्यादा पे करेगा, प्रोडक्शन कम करेगा तो कम पे करेगा, और अगर प्रोडक्शन ही नहीं करेगा तो फिर वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, ये वो कॉस्ट है जो कि विद द लेवल ऑफ आउटपुट चेंज हो रही है। इसकी सबसे बच्चों वाली मिसाल रॉ मटेरियल है। भाई अगर प्रोडक्शन करोगे तो रॉ मटेरियल लाओगे ना, अगर नहीं करोगे तो नहीं लाओगे। इसी तरीके से दिहाड़ी वाला वर्कर, जो वेजेस होती हैं, सैलरी इज अ फिक्स्ड कॉस्ट पर वेजेस इज अ वेरिएबल कॉस्ट। ये आपको फर्क पता होना चाहिए। और जब हम इकोनॉमिक्स में लेबर की पेमेंट की बात कर रहे होते हैं, जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं, तो वहां पर हम लेबर की पेमेंट क्या लिखते हैं, वेजेस। सैलरी सिर्फ मैंने आपको फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल में यहाँ पर बताई है, वरना मोस्टली हम वेजेस का ही वर्ड यूज कर रहे होते हैं लेबर के साथ। आपने जो है वो वाई एक्सिस पे सबसे पहले लिखना है कॉस्ट, फिर जो है वो यहाँ पर आपने लिख लिया क्वांटिटी। आप आउटपुट भी लिख सकते हो, मैं इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होगा तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी जो है वो जीरो होगी। पर जैसे जैसे आपके बिजनेस का आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए, आपको वर्कर भी चाहिए। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो हमेशा याद रखना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की लाइन जो है वो स्टार्ट होती है किससे, ओरिजिन से। क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट जीरो है, पर जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। इसका यहाँ पर मतलब ये हुआ कि हमारे बिजनेस का जो आउटपुट होता है और हमारे बिजनेस की जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, इन दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप चल रहा है। आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। और इसी वजह से हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की लाइन एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। अगर मैं इसी लॉजिक को आगे लेके चलूं तो मैं बड़ी आसानी से अब टोटल कॉस्ट का ग्राफ बना सकता हूं। जब अपन टोटल कॉस्ट का ग्राफ बना सकते हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि टोटल कॉस्ट जो है वो दो चीजों से बनती है, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब यहाँ पर अगर मुझे टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनाना है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लेबलिंग क्या है।
वाई एक्सिस पे आपने लिखना है कॉस्ट, एक्स एक्सिस पे जो है वो आपने लिखना है आउटपुट। ये आपका आ गया जीरो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉस्ट के कर्व्स में या किसी भी डायग्राम में, जीरो, क्योंकि ये जीरो रिप्रेजेंट कर रहा होता है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट को। अब हमने दो कर्व्स तो बनाना सीख लिए, पहले वो बना लेते हैं। मैंने जो है वो यहाँ पर अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट बना लिया, मैंने जो है वो यहाँ पर अपना टोटल फिक्स कॉस्ट बना लिया। तो जो दो लाइनें मुझे आती हैं मैंने बना ली। $50 की मैंने एग्जांपल ले ली है फिक्स कॉस्ट की, तो मैंने अपना पहला बेसिक स्टेप खत्म कर लिया। अब मुझे टोटल कॉस्ट की लाइन बनानी है। भाई टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला अभी क्या सिखाया कि टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो ये सीखना है कि टोटल कॉस्ट स्टार्ट कहाँ से होगी। तो एक एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है कि भाई अगर एक बिजनेस एक भी यूनिट नहीं बना रहा एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, अगर मुझे अपनी टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जो मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो 50 है, क्योंकि वो तो मुझे देनी है, तो मैंने एग्जांपल भी 50 के लिए। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो है, तो यहाँ पर आपने जो है वो जीरो लिख दिया। इसका मतलब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे मेरी टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी आ गई, $50 आ गई। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट में मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, $50 जो है वो आ गई। इसका मतलब ये हुआ, एक चीज तो समझ आ गई कि टोटल कॉस्ट की जो लाइन है वो स्टार्ट 50 से होगी। कहां से स्टार्ट होगी, 50 से होगी। फिर क्या होगा कि एक बार आपने टोटल कॉस्ट का स्टार्ट पॉइंट ढूंढ लिया कि भाई जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट 50 है, पर क्या उसके बाद वो हमेशा 50 रहेगी? अगर मैं आउटपुट को बढ़ाऊंगा तो क्या टोटल कॉस्ट 50 ही रहेगी या बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें वेरिएबल कॉस्ट ऐड होना शुरू हो जाएगा। देखो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट जीरो है, पर जब आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ना स्टार्ट होगी, और जब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट होगी तो वो इस 50 में ऐड होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे टोटल कॉस्ट बढ़ेगी आफ्टर 50। इसका मतलब 50 से शुरू होगी और 50 के बाद फिर बढ़ते जाएगी अगर आउटपुट बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी टोटल कॉस्ट की लाइन एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है। मेरी टोटल कॉस्ट की लाइन क्या होती है, एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है जो कि 50 से स्टार्ट होती है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे आपकी टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल होती है, और उसके बाद जब आपका आउटपुट बढ़ता है तो टोटल कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट ऐड होना स्टार्ट हो जाती है, तो आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में यहाँ पर ये आता है कि यार ये टोटल कॉस्ट इतना ऊपर क्यों बनी है, फिक्स कॉस्ट की भी ऊपर है, वेरिएबल कॉस्ट की भी ऊपर है। तो क्लियर सी यहाँ पर बात है, मैंने आपको फॉर्मूला अभी सिखा दिया है कि भाई टोटल कॉस्ट दो चीजों से बन रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जब आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट को ऐड करोगे तो उसके ऊपर ही बनेगी ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन मार्क ये आता है कि यार ये गैप क्यों आ रहा है, ये गैप क्यों आ रहा है बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। ये जो गैप आ रहा है इस गैप को हम कहते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो आपकी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट। क्यों? अगर टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, तो अगर मैं टोटल कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस निकालूं, अगर मैं टोटल कॉस्ट को माइनस कर दूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, तो मेरे पास जो अमाउंट आएगी वो टोटल फिक्स कॉस्ट ही आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के जो बीच का हिस्सा है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट होगा। इसका मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस सिर्फ यहाँ पर नहीं है, हर जगह है। आप इस वर्टिकल डिस्टेंस को यहाँ पर भी देख सकते हो, आप इस वर्टिकल डिस्टेंस को यहाँ पर भी देख सकते हो। वर्टिकल, बच्चे अक्सर जो है वो डायगोनल बना रहे होते हैं, डायगोनल नहीं होगा, वर्टिकल डिस्टेंस की बात हो रही है। और ये वर्टिकल डिस्टेंस अगर आप नोट करो तो ये टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को पैरेलल बना रहा है। ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को पैरेलल कर रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो टोटल फिक्स कॉस्ट का है। इसका मतलब क्लियरली यहाँ पर मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि ट्रेन की पटरी की तरह ये बनेगी, और टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो गैप है, टोटल कॉस्ट का एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो गैप आ रहा है, वो गैप हमेशा सेम रहेगा। और वो गैप सेम क्यों है, ड्यू टू टोटल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि वो विद द लेवल ऑफ आउटपुट चेंज नहीं होती। और अगर टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती तो इन दोनों का जो गैप है वो भी कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? आज तक पेपर में ये ग्राफ बनाने के लिए नहीं आया है ये, पर आपको एनालाइज करना आना चाहिए इस ग्राफ को, क्योंकि आपसे वो सेपरेट टोटल कॉस्ट का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे ये सेपरेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है ये चीज, कोई मसला है यहाँ तक? अभी मैंने आपको पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई
और मैंने यहाँ पर आपको ये चीज बताई कि यार फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना वो फिक्स रहती है, पर वो फिक्स रहती है ओनली इन द शॉर्ट रन। मुझे बताओ लॉन्ग रन में क्या फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट करती है? क्या लॉन्ग रन में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट करेगी? क्या लॉन्ग रन में आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होते हैं? क्या लॉन्ग रन में आप कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस में फंसे हुए होते हो? नहीं फंसे हुए होते। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट जो है ना वो खाली शॉर्ट रन में फिक्स रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग रन में जाके टोटल फिक्स कॉस्ट खत्म हो जाती है, लॉन्ग रन में टोटल फिक्स कॉस्ट होती ही नहीं है, ये अजम्पशन है इकोनॉमिक्स की कि शॉर्ट रन में टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, क्योंकि आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होते हैं। आपके पास पैसा इतना नहीं होता, आप कैपिटल लैंड को चेंज नहीं कर सकते, वेरी नहीं कर सकते। पर इन द लॉन्ग रन आप कभी भी फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस में नहीं जाते, आप बड़ी आसानी से अपने लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो उस सिनेरियो में जो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो खत्म हो जाती है। तो हमेशा याद रखना, इन द लॉन्ग रन टोटल फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, टोटल फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट सिर्फ शॉर्ट रन की हद तक होता है। क्लियर है ये चीज? इसके बाद जो फिर आपके पास पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो किस चीज के बारे में आएगा? भाई इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन आएगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और रीसेंट पास्ट पेपर्स में बहुत ज्यादा टेस्ट होना स्टार्ट हो गया है, दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये एक ऐसी चीज है एवरेजेस जो कि पहले पेपर में आती ही नहीं थी। सबसे पहले तो पता होना चाहिए एवरेज का मतलब क्या है। एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट। अगर मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूं तो इसको बोलते हैं AFC। और जब भी मुझे किसी चीज का पर यूनिट निकालना होता है तो मैं उसको टोटल से डिवाइड कर देता हूं। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, अगर मुझे एवरेज फिक्स कॉस्ट चाहिए तो मुझे चाहिए होगा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। इसका मतलब अगर मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला यहां पर लगाऊंगा तो मैं सिंपली क्या करूंगा, टोटल फिक्स कॉस्ट को दैट इज TFC, उसको डिवाइड कर दूंगा क्वांटिटी से दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स। आपको पता चल जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। अगर मैं इसकी एक एग्जांपल आपके सामने क्रिएट करूं तो एक बेसिक सा वापस से मैं आपके सामने जो है वो डायग्राम बना रहा हूं। यहाँ पर मैंने वापस से लिखना है क्वांटिटी, यहाँ पर मैंने लिखना है कॉस्ट। ये मेरा जीरो लेवल ऑफ आउटपुट आ गया, मैंने टोटल फिक्स कॉस्ट की जो है वो लाइन बना दी TFC। और हम जो शुरू से एग्जांपल चला रहे हैं $50 की, वही एग्जांपल लिया है। अब आप अज्यूम करो कि भाई मेरा जो बिजनेस है ना वो सिर्फ एक यूनिट बना रहा है। अगर मेरा बिजनेस सिर्फ एक यूनिट बना रहा है तो उसकी एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? वो जो है वो अपनी टोटल फिक्स कॉस्ट को विच इज 50, उसको डिवाइड कर देगा 1 से, तो उसके पास आ जाएगी एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब अगर आप सिर्फ एक यूनिट बना रहे हो तो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगी एक तरह से, और बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आप जितने कम यूनिट बनाओगे उतने कम यूनिट में डिवाइड होगी। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल जो है वो 2 यूनिट्स बनाता हूं, अगर मेरा बिजनेस जो है वो एक और यूनिट बना रहा है, अब मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जितने ज्यादा यूनिट्स बनाओगे उतने ज्यादा यूनिट्स में आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब अब अगर आप अपनी एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालोगे तो आप अभी भी 50 रखोगे ऊपर, क्योंकि ऊपर फॉर्मूले में टोटल फिक्स कॉस्ट ही होगा, और टोटल फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता। हाँ क्वांटिटी चेंज हो सकती है, आप नीचे 2 लिख दो क्योंकि क्वांटिटी बढ़ चुकी है। अब मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो $25 आ रही है। इससे समझ क्या आया? इससे समझ ये आया कि जब एक बिजनेस का आउटपुट बढ़ता है तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो हमेशा अनचेंज रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। देखो दोनों जगह पे सेम। पर जब एक बिजनेस का आउटपुट बढ़ता है तो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड होती है, जिसकी वजह से आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो जाती है, जो कि मुझे क्लियरली जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्लियरली यहाँ पर एक और बात समझ आ गई कि आउटपुट का और एवरेज फिक्स कॉस्ट का एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। और इससे यहाँ पर एक चीज डेवलप हम करना स्टार्ट हो गए कि एवरेज फिक्स कॉस्ट की लाइन जो है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी। इसका मतलब आप वाई एक्सिस पे सबसे पहले लिखोगे कॉस्ट, आप एक्स एक्सिस पे जो है वो लिखोगे आउटपुट, और ये आपका आ गया ओरिजिन। आपने जो है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनानी है, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होगी कि जैसे जैसे एक बिजनेस अपने आउटपुट को बढ़ाता है एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो कम होते जाती है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आप उसको क्या चीज बताओगे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो कभी भी, ये एक स्पेशल चीज आपको बता रहा हूँ MCQ के लिए, कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती। क्योंकि अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट एक्स एक्सिस को टच कर गई, इसका मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट जीरो हो गई। हमेशा याद रखना, एवरेज
फिक्स कॉस्ट जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो हमेशा डायग्राम बनाते हुए ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट को यहाँ से टच कर देते हैं या यूं बना देते हैं कि वो आगे जाके यहाँ पर घुस जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आप उसको एंड में लाके यूं कर देना बस, ताकि आप उसको शो कर सको कि भाई ये नीचे नहीं जाएगी, एक्स एक्सिस पर टच नहीं करेगी। ले रहे ये चीज। अगर आपको दोनों चीजें एक डायग्राम में दिखानी है कि आउटपुट बढ़ रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट अनचेंज्ड है, आउटपुट बढ़ रहा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो रही है, इस डायग्राम में दोनों दिखा सकते हैं। आउटपुट बढ़ रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट अपनी जगह पे ही है। आउटपुट बढ़ रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट अपनी जगह पे ही है। पर जब आउटपुट बढ़ रहा है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो रही है। तो देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट की लाइन मैंने यहां पर बना दी। तो आप एक ही डायग्राम में टोटल फिक्स कॉस्ट जो कि आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं रखता, और एवरेज फिक्स कॉस्ट जिसका नेगेटिव रिलेशनशिप, ले रहे चीज। अच्छा, अगर मैं इस पूरे सिनेरियो को वाइस वर्सा कर दूं, वाइस वर्सा करने का मतलब क्या है कि अगर मैं अपने आउटपुट को कम कर दूं, सुन ना जरा आप क्या बोल रहा हूँ, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अगर मैं आउटपुट को कम कर दूंगा तो टोटल फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी गिरेगी? अगर मैं आउटपुट को कम कर दूंगा तो टोटल फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी या गिरेगी? बताओ जल्दी चैट पे। ना बढ़ेगी ना गिरेगी। देखो ये जवाब है इसका। अगर आउटपुट गिरेगा तो टोटल फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा, अपनी जगह पे रहेगी। पर अगर आउटपुट गिरेगा, अगर आउटपुट गिरेगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट पे क्या इफेक्ट आएगा? अगर आउटपुट को मैं कल को कम कर देता हूं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगी? बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बिजनेस जितने कम यूनिट्स बनाता है उतने कम यूनिट्स में उसकी फिक्स कॉस्ट डिवाइड होगी और उतना ज्यादा पर यूनिट आएगा। इसका मतलब अगर आउटपुट के बढ़ने से एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो रही है तो आउटपुट के गिरने से बढ़ती भी है। आउटपुट के बढ़ने से अगर टोटल फिक्स कॉस्ट अनचेंज्ड है तो आउटपुट के कम होने पे भी अनचेंज्ड होगा। तो पेपर में दोनों तरीके से वो टेस्ट कर चुका है। क्लियर है ये चीज। और सबसे खास बात क्या है, वेरिएंट में टेस्ट करा है, मार्च के पेपर में टेस्ट करा है, हमारे वेरिएंट में अब तक टेस्ट नहीं हुआ है ये। तो आने के चांसेस इसके हमेशा रहेंगे। और दो एवरेज कौन सी होती हैं? एक और एवरेज जो आपके पास यहां पर आ जाती है उसको बोला जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं उसको एवीसी बोलते हैं। एवरेज का मतलब अभी भी वही है, चेंज नहीं हुआ है। एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जो है आप डिफाइन कैसे करोगे? आप उसको बताओगे कि इट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? आप सिंपली टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे, आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और यहाँ पर कोई डायग्राम नहीं है तो हम डायग्राम नहीं बना रहे, सिर्फ थियोरेटिकल बात है, आपको पता होनी चाहिए। एवरेज टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज टोटल कॉस्ट इज एटीसी। एवरेज का मतलब अभी भी वही है, चेंज नहीं हुआ है, पर यूनिट। एवरेज टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट पर यूनिट। इसका मतलब अगर मुझे एवरेज टोटल कॉस्ट चाहिए तो मैं अपनी टोटल कॉस्ट को विच कंप्राइजेज ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा क्वांटिटी से। ये पहला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला वन है। मेरे पास एक और फॉर्मूला भी होता है एवरेज टोटल कॉस्ट का, और वो क्या है कि आप सिंपली जो है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट को प्लस कर लो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ, आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हमें अब पता है कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला भी हमें अब पता है कि इट इज टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और हमें जो है वो यहाँ पर एक और फॉर्मूला भी पता है, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्लियर है ये चीज? कोई मसला? ठीक है। अब थोड़ी और टेक्निकल चीजों पे आ रहा हूँ, जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जो हम इग्नोर करते हैं हमेशा। भाई अगर एक बिजनेस इनपुट्स डालता है, इनपुट्स का मतलब क्या होता है? इनपुट्स का मतलब होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सही है। इनपुट्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेस, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। मैंने अपने बिजनेस में इनपुट्स डाले, वो इनपुट्स जो हैं वो होंगे प्रोसेस। और जैसे ही वो इनपुट्स प्रोसेस हो जाएंगे मेरे पास एंड में निकलेगा आउटपुट।
इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक चीज यहां पर डेवलप कर ली जिसको बोला जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है? प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब होता है कि इट इज द प्रोसेस थ्रू विच इट इज द प्रोसेस थ्रू विच इनपुट्स आर कन्वर्टेड into outputs. It is the process through which inputs are converted into outputs. अच्छा भाई, फिर एक और चीज आ गई। एक और चीज आ गई, इसको क्या बोलते हैं? इस आउटपुट को दूसरे लफ्जों में आप प्रोडक्शन के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप इसको दूसरे लफ्जों में टोटल प्रोडक्ट के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक नई टर्मिनोलॉजी यहाँ पर अब आ चुकी है, और वो नई टर्मिनोलॉजी जो है वो क्या है? प्रोडक्शन। कि भाई प्रोडक्शन का मतलब क्या है? भाई प्रोडक्शन का मतलब ये है कि आप जो टोटल आउटपुट क्रिएट कर रहे हो। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जो आप टोटल आउटपुट बना रहे हो, जो आप टोटल प्रोडक्ट बना रहे हो, जो आपका टोटल यूनिट्स हैं। जैसे इसकी मिसाल, भाई पहली मिसाल यहाँ पर ये है कि मेरे पास 100 लेबर है। मेरे पास कितना लेबर है? मेरे पास 100 लेबर है। वो 100 लेबर जो है वो मिलके मुझे तकरीबन जो है वो 2000 प्रोडक्ट्स जो है वो बना के दे रहा है। ये 2000 प्रोडक्ट्स जो है वो मेरी प्रोडक्शन से रिप्रेजेंट होती है। इसी तरीके से एक और मिसाल अगर मैं इसको आपको दूं, तो लेट्स से मैं कहता हूं मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पे काम करता हूं और मैं मशीनों से काम करवाता हूं, और मैं 100 मशीन घंटे जो है वो काम करवाता हूं। तो 100 मशीन आवर्स जब मेरी मशीनें काम कर रही हैं, तो वो मुझे 3000 प्रोडक्ट्स जो है वो बना के दे रही है। तो ये 3000 प्रोडक्ट्स जो है वो मेरी प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। प्रोडक्शन को हमेशा कंपेयर किया जाता है। प्रोडक्शन को हमेशा क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। प्रोडक्शन को हमेशा कंपेयर किया जाता है एक चीज के साथ जिसको बोला जाता है प्रोडक्टिविटी। जब अपन प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे होते हैं तो प्रोडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। भाई किस चीज की एफिशिएंसी मेजर कर रहे हो? अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। भाई आपका पहला प्रोडक्टिविटी जो होता है, जो पहला फॉर्मूला यहाँ पर आप क्रिएट करोगे प्रोडक्टिविटी का, वो पहला फॉर्मूला तुम्हारा जो होता है उसको बोला जाता है लेबर प्रोडक्टिविटी। जब अपन लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होती है? लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट या टोटल आउटपुट। टोटल प्रोडक्ट या टोटल आउटपुट से बेहतर मैं टोटल आउटपुट लिख देता हूं। टोटल प्रोडक्ट या टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर। मिसाल ले लेते हैं। भाई हमने अपने सामने अभी एग्जांपल रखी हुई है। मेरे पास 2000 का आउटपुट है। कितने का आउटपुट है? 2000 का आउटपुट। उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 100 लेबर से। मेरे पास 100 लेबर है। तो मेरा आउटपुट पर वर्कर जो है वो यहाँ पर कितना होगा? मेरा आउटपुट पर वर्कर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 20। इसका मतलब ये हुआ कि 20 पर वर्कर जो है वो हमारे पास आउटपुट यहाँ पर बन रहा है। इसका मतलब लेबर प्रोडक्टिविटी क्या दिखाता है? लेबर प्रोडक्टिविटी जो है वो हमें दिखा रहा होता है आउटपुट पर वर्कर। इसी तरीके से आपकी एक और प्रोडक्टिविटी होती है। एक और प्रोडक्टिविटी होती है जिसको बोला जाता है कैपिटल प्रोडक्टिविटी। जिसको क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रोडक्टिविटी। ये आपकी मशीन की प्रोडक्टिविटी को देख रहा होता है। कैपिटल का मतलब क्या है? मशीन। आप सिंपली यहाँ पर क्या करते हो कि आप जो है वो टोटल आउटपुट को डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ मशीन आर्स है। एग्जाम्पल हमारे सामने है, हमने 100 मशीन आर पे 3000 प्रोडक्ट्स बनाए। तो आप सिंपली क्या करोगे? 3000 के आउटपुट को डिवाइड कर दोगे 100 मशीन आर से। आपके पास जो है वो यहाँ पर एक अमाउंट आएगी विच विल बी 30। तो 30 पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल प्रोडक्टिविटी जो है वो बेसिकली हमें ये शो करता है कि कितना आउटपुट पर मशीन आवर जो है वो हमें मिल रहा है। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी, कि भाई कितनी वेस्टेज हो रही है और कितना सही तरीके से काम हो रहा है। फिर एक फॉर्मूला बनता है, और उस फॉर्मूले से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला ये बनता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट्स या रिसोर्सेस, तीनों चीजों का मतलब सेम। अगर मैं इनको प्लस कर देता हूं, अगर मैं इनको प्लस कर देता हूं विद प्रोडक्टिविटी, अगर मैं इनको प्लस कर देता हूं विद प्रोडक्टिविटी, तो मेरे पास एक चीज आएगी और उस चीज को क्या बोला जाता है? प्रोडक्शन। सवाल यहां पर यह आता है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे करें।
सवाल यहाँ पर ये आता है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे करें, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब आपके सामने फॉर्मूला है कि रिसोर्सेस प्लस प्रोडक्टिविटी लीड्स टू प्रोडक्शन। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है साला प्रोडक्शन बढ़ानी है, कैसे बढ़ाओगे? ये फॉर्मूले से खेलोगे, रिसोर्सेस को बढ़ाओगे, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओगे, इन दोनों चीजों को बढ़ाओगे, ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फॉर्मूले से खेलनी। ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया, आप खुद ब खुद सारी चीजें डेवलप कर लोगे। इसका मतलब अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है तो मैं रिसोर्सेज को बढ़ाऊंगा और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाऊंगा। अब सवाल कि भाई रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाएं, रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाएं? रिसोर्सेज बढ़ाने का सिंपल मतलब है, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे रिवीजन में ही, कि क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज को बढ़ा दो। रिसोर्सेज बढ़ाने का मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज को बढ़ा दो। रिसोर्सेज बढ़ाने का मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज को बढ़ा दो। क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज कैसे कैसे बढ़ती हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज कैसे बढ़ती हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैसे बढ़ती है? लेबर की क्वांटिटी कैसे बढ़ती है, कैपिटल की क्वांटिटी कैसे बढ़ती है, आपकी लैंड की क्वांटिटी कैसे बढ़ती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। सही है, मैं वापस नहीं बता रहा हूँ। प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब क्या है? इंप्रूवमेंट इन दी क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इंप्रूवमेंट इन दी क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वालिटी को कैसे बढ़ाएं। क्लियर है ये चीज? तो इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं फिर भी यहाँ पर आपको ना बाइफरकेट करके दिखा रहा हूँ। कैसे दिखा रहा हूँ? मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ कि लेबर की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है। वैसे हम ये देख चुके हैं कि भाई लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब है लेबर की क्वालिटी बढ़ रही है। तो क्या लिखोगे? लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका क्या है? इसको ट्रेन करो, उसको एजुकेट करो, उसकी स्किल्स बढ़ाओ, वो खुद एफिशिएंटली काम करेगा, वेस्टेज कम करेगा। या बिजनेस स्टडीज वाले पॉइंट लिखो, मोटिवेशन दो उसको, ये सारी चीजें आप उसको लिख दोगे। क्लियर है ये चीज? फिर जो है वो आप उसको बता सकते हो कि कैपिटल प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। सही है? कैपिटल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका क्या है? कि आप सिंपली जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे काम करो, आपका कैपिटल की प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। अब सवाल यहाँ पर क्या आया? सवाल यहाँ पर ये आया कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी। वापस से वही सवाल, तो भाई प्रोडक्शन ही तो बढ़ाई है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, या रिसोर्सेज की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। तभी तो ये फॉर्मूला बनाया है कि अगर मैं इन दोनों में से किसी एक चीज को भी बढ़ा दूंगा, ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। समझ आया? अब बात सारी ये है कि ये क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ाएगा कौन? क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ाएगा कौन? ये क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट बढ़ाएगी। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है ये हेल्प कर सकती है बढ़ाने में। गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन हेल्प। वैसे बिजनेस खुद भी कर सकता है ये चीज, पर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन हेल्प इंक्रीज। अगर मैं पूरी इकोनॉमी के लेवल पे बात करता हूँ तो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, पर अगर मैं इंडिविजुअल बिजनेस के लेवल पे बात करता हूँ तो उस इंडिविजुअल बिजनेस को ही ये करना पड़ेगा। पर आप यहाँ पर इसको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी की बात हो रही है जो अपन ने मैक्रो में पढ़ी है। गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन हेल्प इंक्रीज क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या आप सिंपली कह सकते हो ऑफ रिसोर्सेज, विच इंक्रीजेस प्रोडक्शन। अब एक नोट्स वाली चीज मैंने यहाँ पर अटैच करी हुई है, वैसे तो आपको इस पॉइंट तक रीड कर लेना चाहिए था ये, मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ कि भाई व्हाट इज दी, ये क्या होगी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। भाई इंपॉर्टेंस क्या है प्रोडक्टिविटी की? जनरली डिस्कस कर रहा हूँ, फ्लो में रीड आपको ये नोट्स ही पढ़ना है, कॉस्ट एंड रेवेन्यूज के टॉपिक में मिल जाएगा। भाई प्रोडक्टिविटी की इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोडक्टिविटी की इंपॉर्टेंस ये है कि प्रोडक्टिविटी जो है ना वो बेसिकली आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल हेल्प करने में अचीव करता है। आप जितना ज्यादा आउटपुट बनाओगे उतनी ज्यादा आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम होगी। प्रोडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी आपकी कॉस्ट कम होगी, उतना ज्यादा आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। प्रोडक्टिविटी आपकी जितनी ज्यादा होगी तो एज अ वर्कर आपकी वेजेस बढ़ेंगी, तो हायर वेजेस आपको मिल जाएंगी। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो फर्म जो है वो आपस में ज्यादा अच्छे तरीके से compete कर रही होंगी, तो कंपटीशन बढ़ेगा। और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब है कि कंट्री का पोटेंशियल भी बढ़ सकता है, क्योंकि आउटपुट ज्यादा होगा तो कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी।
नेक्स्ट चीज यहाँ पर आती है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि भाई ऐसी कौन सी चीजें हैं जो प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती हैं, वो हमने ऑलरेडी देख ली। आप यहाँ पर जो है वो इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हो, आप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बात कर सकते हो, आप क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात कर सकते हो, अफेक्टिव मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन की यहाँ पर बात हो रही है, और यहाँ पर आप कल्चर ऑफ द फर्म की बात कर रहे हो कि अगर कल्चर अच्छा होगा, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होगी, अगर जो है वो ओवरऑल एक हेल्दी माहौल होगा आपके बिजनेस में, तो ऑटोमेटिकली वर्कर्स अच्छा काम कर रहे होंगे। तो बेसिकली ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये मुझे ये बता रहे हैं कि किस तरीके से एक बिजनेस अपनी क्वालिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है या बढ़ा सकता है। फिर सबसे लास्ट चीज यहाँ पर आपकी आती है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी हमने देख लिया कि भाई प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाली दो चीजें, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस। ये सारे पॉइंट वही लिखे हुए, एम्प्लॉइंग मोर फैक्टर्स, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अगेन ये भी क्वालिटी की बात कर रहा है। तो देखो घुमा फिरा के चीजें सेम ही है, प्रोडक्शन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने प्रोडक्टिविटी और क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिया, आप दोनों को बढ़ा दो, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, इसका मतलब आप क्वालिटी ऑफ रिसोर्स बढ़ा रहे हो। हाँ, ये एक नई चीज है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। इसके पेपर में 4 मार्क का सवाल एक बार आ चुका है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, सवाल आ चुका है क्या, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। क्लियर है यहाँ तक? अब जो है ना हम बेसिकली आ रहे हैं टोटल रेवेन्यू के ऊपर। अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की, तो टोटल रेवेन्यू का शॉर्ट फॉर्म होता है टीआर। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। मेरा बिजनेस है, मैं $5 का एक प्रोडक्ट बेचता हूँ, 100 यूनिट्स बेचता हूँ, तो $500 मेरा रेवेन्यू। $500 मेरा क्या है, रेवेन्यू। एक बेसिक सी चीज हम पीईडी के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि भाई टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर। फिर उसके अलावा एक और चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि भाई एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। अब यहाँ पर खास बात यह है कि हम जो है ना वो एवरेज की पूरी लॉजिक अभी पीछे पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको जो है वो बेसिकली ये तो चीज पता होनी चाहिए कि एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट। अगर मैं एवरेज रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं बेसिकली यहाँ पर जो आपसे बात करने लगा हूँ, वो रेवेन्यू पर यूनिट की बात करने लगा हूँ। अब ये टेक्निकल चीजें फॉलो करना साथ में। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला बना रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है एवरेज रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। इस फॉर्मूले को थोड़ा एक्सपेंड कर रहा हूँ। एक्सपेंड कैसे करूंगा, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्योंकि टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला पी टाइम्स क्यू है, तो मैंने पी टाइम्स क्यू लिख दिया और डिवाइड बाय क्यू कर दिया। अब जो है मैं कैंसिल आउट करूंगा, मैं क्यू और क्यू को कैंसिल आउट करूंगा, तो एंड में जो है वो मेरे पास कुल मिला के सिर्फ पी रह गया। इसका मतलब कि मुझे एक चीज यहां पर समझ आ गई कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो सिंपली हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस होती है। इसको प्रूव कर रहा हूं, कैसे प्रूव कर रहा हूं, मैंने यहां पर जो है वो अभी आपके सामने टोटल रेवेन्यू निकाला 500 का। कितना निकाला, 500 का। और हमारी जो यहाँ पर क्वांटिटी है वो कितनी है, 100। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 100। क्या आंसर बन रहा है, $5। सेलिंग प्राइस कितनी थी, $5। ले रहे चीज। तो फिर और थोड़ी बेसिक्स पे आ जाते हैं हम। भाई टोटल रेवेन्यू भी पता चल गया क्या होता है, टोटल कॉस्ट भी पता चल गया क्या होता है, सब पढ़ लिया। अब दोनों को माइनस करेंगे। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दोनों को माइनस करूंगा, दोनों को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। दोनों को क्या करेंगे, माइनस। जब दोनों को माइनस करूंगा तो 3 आंसर आएंगे। पहला आंसर आएगा 0। 0 का मतलब होता है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का यहां पर मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन का यहां पर मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा भाई,
फिर एक और अपने पास आंसर आता है, वो होता है पॉजिटिव। चलो पॉजिटिव नहीं, बल्कि इसको जीरो, पहले नेगेटिव करते हैं। एक और मेरे पास आंसर आ सकता है नेगेटिव। अगर मैं टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को माइनस करूं तो मेरे पास आंसर आ सकता है नेगेटिव। अच्छा, ये नेगेटिव आंसर का मतलब क्या है? नेगेटिव आंसर का मतलब है कि टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। इसको बोला जाता है लॉस। इसको क्या बोलते हैं? लॉस। और फिर एक आंसर अपने पास आ सकता है दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज तो मेरे को साफ साफ यहाँ पर समझ आ चुकी है। क्या समझ आ चुकी है? कि भाई ये जो बच्चे एक दिमाग में मिसकंसेप्शन लेके बैठे हुए होते हैं ना, और वो मिसकंसेप्शन ये होता है कि टोटल रेवेन्यू और टोटल प्रॉफिट जो है ना वो एक ही चीज है। तो ये दोनों एक चीज नहीं है। सही है, हमेशा याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टी आर एंड प्रॉफिट। हमें ये चीज पता है कि भाई टोटल रेवेन्यू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी है, और प्रॉफिट जो है पॉजिटिव डिफरेंस है बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। क्लियर है ये चीज? फिर यहां पर एक और चीज आती है कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है फिर? मतलब अगर हम कहते हैं कि एक बिजनेस को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होती है? भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है, हाँ, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है व्हेन द डिफरेंस बिटवीन, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है जो कि आप पेपर में कर सकते हो। व्हेन द पॉजिटिव difference between, when the positive difference between total revenue and total cost is the highest। जब रेवेन्यू और कॉस्ट में डिफरेंस आता है पॉजिटिव, जब रेवेन्यू और कॉस्ट में डिफरेंस आता है पॉजिटिव, तो उसको अपन कहते हैं प्रॉफिट। पर अगर वो मेरे पास मल्टीपल डिफरेंसेस आ रहे हैं और वो सारे पॉजिटिव हैं, तो उसमें से जो हाईएस्ट डिफरेंस होगा ना रेवेन्यू और कॉस्ट का, वो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला पॉइंट होगा। वो मेरा कौन सा पॉइंट होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला पॉइंट होगा। अब सवाल यहां पर क्या आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? भाई क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाई प्रॉफिट? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट? तो प्रॉफिट की इंपॉर्टेंस क्या है? आप यहां पर मल्टीपल पॉइंट्स बता सकते हो। भाई पहला पॉइंट, आप उसको ये कह सकते हो कि प्रॉफिट कमाना एक इकोनॉमिक अजम्पशन है। मतलब हर बिजनेस अगर धंधा शुरू कर रहा है तो प्रॉफिट के लिए शुरू कर रहा है, तो इकोनॉमिक अजम्पशन के हिसाब से प्रॉफिट जो है वो हर बिजनेस का सोल ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट इज नेसेसरी टू सर्वाइव। प्रॉफिट नहीं होगा तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। प्रॉफिट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, क्योंकि आप इसी प्रॉफिट को जो है वो री इन्वेस्ट करते हो, और री इन्वेस्ट करके जो है वो यहां पर आप जाते हो ग्रोथ की तरफ। इसी तरीके से आप उसको बताओ कि प्रॉफिट एक्ट्स एज एन इंसेंटिव। भाई प्रॉफिट नहीं होगा तो मेहनत करने का दिल नहीं चाहेगा। एंड प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर एंटरप्राइज। एंटरप्राइज अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन कर रहा है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी लगा रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? प्रॉफिट के लिए कर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास यहाँ पर ये आ सकता है कि एक बिजनेस जो है वो अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाए? बढ़ाए कैसे अपने प्रॉफिट को? कैसे बढ़ाए? तो प्रॉफिट बनाने के दो तरीके हैं, फॉर्मूला आपके सामने। आप टी आर और टी सी को माइनस कर रहे हो, आपके पास आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वो प्रॉफिट है। अब सवाल ये होता है कि इसको बढ़ाना कैसे? इसको बढ़ाने के लिए जो है वो आपको टोटल रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। अगर आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो आपको अपने रेवेन्यू को बढ़ाना पड़ेगा और अपने कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। सवाल यहाँ पर यह आता है कि एक बिजनेस जो है, सवाल यहाँ पर यह आता है कि एक बिजनेस जो है वो अपने टोटल रेवेन्यू को कैसे बढ़ाएगा? तो भाई टोटल रेवेन्यू को बढ़ाने का तरीका क्या है? आप यूज करोगे, आप यूज करोगे इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे मैं दो केसेस यहां पर आपको बता रहा हूं। भाई अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इलास्टिक है, तो मुझे ये चीज पता है कि इलास्टिक डिमांड के केस में,
इलास्टिक डिमांड नहीं लिख रहा, सिर्फ इलास्टिक लिख रहा हूँ। इलास्टिक डिमांड के केस में जो है वो एक प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट होते हैं ज्यादा। तो यहाँ पर आपको पता है कि आपको प्राइस कम करनी है, क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ेगी, टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अगर आपको ये चीज पता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है, इसका मतलब मार्केट में आपके कम सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो आप बड़ी आसानी से प्राइस बढ़ाओगे, क्वांटिटी कम से गिरेगी, टोटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा। ये पहला तरीका है। और भी एक्सट्रीम केसेस आते हैं, वो मैं नहीं बता रहा, हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? उसके अलावा जो है वो एक बिजनेस एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो है वो काम कर सकता है। एडवर्टीजमेंट के जरिए जो है वो अपनी सेल्स को बढ़ा सकता है, और उससे भी जो है उसका टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि एक बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर काम कर सकता है, कि भाई आप अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग कर दो। सही है, आप पैकेजिंग के ऊपर काम करो, आप इन सारी चीजों के ऊपर काम करो, आप अपनी सेल्स को बढ़ाओ, और इससे भी आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। आपका प्रायोरिटी पॉइंट कौन सा होना चाहिए? प्रायोरिटी पॉइंट आपका ये वाला है, ये वाला पॉइंट आप यूज करोगे। सही है, वही बात है, और बहुत पॉइंट्स है जो आप बिजनेस स्टडीज के लिख सकते हो। जहां तक बात है टोटल कॉस्ट कम करने की, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, आपको एफिशिएंट काम करना पड़ेगा। कॉस्ट कैसे कम करूंगा? टोटल कॉस्ट कैसे कम करूंगा? तो टोटल कॉस्ट कम करने के लिए मुझे जो है वो अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, मुझे जो है वो अपनी एफिशिएंसी को जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, मुझे जो है वो न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। इसके थ्रू मेरी जो है वो कॉस्ट कम होगी। मुझे वेस्टेज जो है वो यहाँ पर कम से कम करनी है, तो ये सारी चीजों से जो है मैं अपनी कॉस्ट को कम कर सकता हूँ। क्लियर है ये चीज? कोई मसला? अच्छा, एक और चीज जो हमारे पास फिर यहाँ पर आ जाती है, वो आपकी आ जाती है कि यार अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक अजम्पशन, अभी हमने ये पीछे डिस्कस करा कि यार इकोनॉमिक अजम्पशन तो ये कहती है कि भाई चलो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, जो कि सही बात है कि भाई हर बिजनेस जो है वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, हर बिजनेस जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रहा है, पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को बढ़ाना चाह रहा है। पर बात सारी ये है कि हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स टू प्रॉफिट पे जाना पड़ता है। किस पे जाना पड़ता है? ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स, ऑल्टरनेटिव एम्स टू, या ऑल्टरनेटिव गोल्स टू प्रॉफिट। कि भाई प्रॉफिट अगर नहीं कमा पा रहे, तो प्रॉफिट के अलावा अपने पास क्या ऑप्शन है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा क्या ऑप्शन है? भाई पहला ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं अपना जो है वो मार्केट शेयर बढ़ा दूं। मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए मुझे प्राइस को कम करना पड़ता है, और उस प्राइस को कम करने के लिए की वजह से मेरा प्रॉफिट अक्सर कम हो जाता है। तो जब आप मार्केट शेयर के ऑब्जेक्टिव को रख रहे हो, सेल्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कर रहे हो, तो फिर आपको शायद प्राइस कम करनी पड़ेगी, तो फिर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो भाई यहाँ पर नहीं हो सकता। कभी कभार कुछ नए बिजनेस जो है वो मार्केट में एंटर करते हैं। एक नया बिजनेस आते साथ ये नहीं कहता कि मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, एक नया बिजनेस ये कहता है कि यार पहले मार्केट में सरवाइव करना है। इसी तरीके से जो है वो कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं। प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग का मतलब क्या होता है? आप इनफ प्रॉफिट कमाओ, इनफ प्रॉफिट टू सेटिस्फाई शेयर होल्डर्स, अर्न इनफ प्रॉफिट टू सेटिस्फाई शेयर होल्डर्स, और अक्सर मेरे शेयर होल्डर्स कम प्रॉफिट पे भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। फिर उसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पर होता है जिसको बोला जाता है एथिकल ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई आप जो है जो बिजनेस के, जो आप बिजनेस अपने तौर तरीके जो बिजनेस कर रहे हो बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हो, कंज्यूमर्स को भी अपने राइट्स दे रहे हो, वर्कर्स को भी अपने राइट्स दे रहे हो। तो जब ये सारी हम चीजें करते हैं ना, तो शॉर्ट रन में हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, तो हमारा प्रॉफिट जो है ना वो यहाँ पर मैक्सिमाइज नहीं हो रहा होता, हमारा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर मैक्सिमाइज नहीं हो रहा होता। क्लियर है ये चीज? तो ये हमारे ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स या एम्स या गोल्स टू प्रॉफिट होते हैं। क्लियर है ये चीज? ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, वो मार्केट शेयर के साथ कहीं ना कहीं लिंक हो जाता है। क्लियर है ये चीज? ग्रोथ की मिसाल आप दे सकते हो यहाँ पे, अलग एज एन अलग ऑब्जेक्टिव काउंट होता है वो। और सबसे लास्ट चीज हमारी आज की जो है वो अगेन, ये कॉस्ट एंड रेवेन्यूज का तो पार्ट नहीं है, ये लेबर मार्केट वाले सेगमेंट का पार्ट है हमारे नोट्स में, जो कि मैं आपको नोट्स का पेज अभी दिखा भी रहा हूँ, क्योंकि ये आपको रीडिंग से समझ आएगा। और जब आप रीडिंग करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना बिजनेस स्टडीज में पढ़ चुके हो, और हम भी इसको क्लास में जो है वो बीच बीच में डिस्कस कर चुके हैं। अलग से तो हमने जो है वो उसका डिस्कशन नहीं किया है, पर बीच बीच में डिस्कशन किया है इसका। जब हम डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, स्पेशलाइजेशन जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी होती है,
इंडिविजुअल लेवल पे स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है भाई, जैसे मैं जो है वो स्पेशलाइज करता हूँ इन अ सिंगल सब्जेक्ट, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, तो ये मेरी इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन है। इसी तरीके से एक और स्पेशलाइजेशन जो आपकी होती है जो बिजनेस लेवल पे होती है, जो कि एक फर्म, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक फर्म जो है ना वो सिर्फ टायर प्रोड्यूस करती है, तो वो टायर में स्पेशलाइज करती है। अच्छा, स्पेशलाइजेशन जो है वो आपकी इकोनॉमी लेवल पे भी होती है, जिसको अपन इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन कहते हैं। याद है ये टॉपिक, मैक्रो में हमने पढ़ा था इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन वाला टॉपिक, कि जब एक कंट्री जो है वो सिर्फ एक ही गुड के ऊपर फोकस कर रही होती है ज्यादा, और बाकी चीजों को इंपोर्ट कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो स्पेशलाइज कर रही होती हैं प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। और स्पेशलाइजेशन रीजनल लेवल पे भी होती है, रीजनल मतलब एक ही कंट्री में कुछ रीजन्स में स्पेशलाइजेशन हो रही है। जैसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिसाल क्या है कि हमारा सियालकोट जो है वो यहाँ पर स्पेशलाइज करता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में, तो ये रीजनल स्पेशलाइजेशन आपकी आ जाती है। जब हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि जब आप वर्कर्स को डिवाइड कर देते हो और एक एक सेट ऑफ वर्कर्स को अलग अलग टास्क दे देते हो, कि भाई मैंने 10 वर्कर्स को अलग कर दिया और उन 10 वर्कर्स को सबको जो है ना वो एक सेम टास्क दे दिया, और उनको जो है हमने स्पेशलाइज कर दिया उस टास्क के ऊपर। तो आप जब एक टास्क के ऊपर स्पेशलाइज करते हो ना, तो इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, कि आप डिवाइड करते हो यहाँ पे। ले रहे चीज, कोई मसला? अच्छा भाई, तो डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो जनरल होते हैं वो तो सबको पता है, कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ेगा तो वर्कर की स्किल्स बढ़ेंगी, वर्कर एक ही काम करेगा, टाइम सेव होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, टेक्नोलॉजी अगर उनके हाथ में दे दी तो और फायदा हो जाएगा, अर्निंग्स बढ़ सकती हैं वर्कर की, बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं, इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ेगा तो ग्रोथ आ सकती है। नुकसान क्या है, वर्कर को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, स्पेशलाइजेशन होती है तो वर्कर पैसे भी ज्यादा मांगता है। अगर कभी कोई इंडस्ट्रियल एक्शन हो गया, आपने वर्कर्स को डिवाइड किया हुआ है एक एक टास्क में, जैसे 10 वर्कर एक टास्क कर रहे हैं, 10 वर्कर एक टास्क कर रहे हैं, 10 वर्कर एक टास्क कर रहे हैं, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। अब एक सेट ऑफ वर्कर्स है, दूसरा सेट ऑफ वर्कर्स है, बीच वाले जो सेट ऑफ वर्कर्स है ना वो इंडस्ट्रियल एक्शन में बैठ गए, स्ट्राइक पे बैठ गए। अब पहला वाला सेट अपना काम कर रहा है, दूसरा वाला सेट इंडस्ट्रियल एक्शन में बैठा हुआ है, तो काम रुक जाएगा। डिवीजन ऑफ लेबर में सबसे बड़ा मसला ये होता है, काम रुक जाता है। अगर एक सेट ऑफ वर्कर गायब हो गया ना, तो फिर आपका काम रुक जाता है, तो डिपेंडेंसी यहां पर आपकी आ जाती है वर्कर्स के ऊपर। क्लियर है ये चीज? फिर ओवर कॉन्सेंट्रेशन, भाई अगर एज एन इंडिविजुअल मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो रिस्क ये है कि अगर फ्यूचर में इकोनॉमिक्स की डिमांड कम हो जाती है तो शायद मैं अनएम्प्लॉयड हो जाऊं, शायद मेरी जो है वो इनकम्स कम हो जाए। क्लियर है ये चीज? रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बेसिकली ये होती है कि जब एक ही कंट्री में अलग अलग रीजन्स में जो है वो स्पेशलाइजेशन हो रही होती है। जैसे पाकिस्तान जो है वो स्पेशलाइज करता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में सियालकोट में, तो बेसिकली ये हमारी रीजनल स्पेशलाइजेशन है, कि हमारा स्पेसिफिक रीजन इस चीज में स्पेशलाइज कर रहा है। तो मैंने एग्जांपल दे दी पाकिस्तान की यहाँ पे सियालकोट की स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। क्लियर है? अब यहाँ पर आप नोट्स में जाओगे, सही है, और नोट्स में जो आपको जो पेज नंबर पे जाना है ना अपने पास, आप ये लिख लो ये चीज, ताकि आप इसकी रीडिंग कर सको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर अभी फिलहाल जो हमारे नोट्स है ना उसका पेज नंबर 125 है ये। तो 125 में मैंने स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर के एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, और डिवीजन ऑफ लेबर के भी जो है वो हमारे पास यहाँ पर स्पेशलाइज एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, फॉर वर्कर्स, फॉर फर्म्स, फॉर इकोनॉमी, सबका अलग अलग लिखा हुआ है। अब ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको सिर्फ दो दो याद करने हैं सबसे। आप सबसे दो दो याद कर लो, आसान आसान पॉइंट्स, स्पेशलाइजेशन की भी तीन तीन याद कर लो, आपका जो है ना पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। कुल मिला के आप देखो यहाँ पर कितने पेजेस हैं, ये 4 पेजेस हैं, हर पॉइंट के दो दो याद कर लो तो आपका काम यहाँ पर पूरा हो जाएगा, टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। क्लियर है ये चीज?